we have done basically the way of the clustering graphical in graphical view वो किस तरह करता है। तो हम कहते हैं कि ये डेटा है, इनिशियल सीड्स आप बता दीजिए, नंबर वन स्टेप इनिशियल सीड्स हमने बता दिए इसको। इनिशियल सीड्स के बाद उसने इसका डिस्टेंस लेना शुरू किया। हमने कहा था इसके कई तरीके हैं, द डिस्टेंस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, जिसमें से यूक्लिडियन डिस्टेंस है, सिटी ब्लॉक मेथड है, और एक और मेथड उसके नाम पर लिखा है। उसमें से कोई भी आप लें मेथड और अप्लाई कर दें। तो दीज आर द डिपेंडेंट ऑन द बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो जब यहाँ पे हमने इन दोनों को इनिशियल सीड्स का, तो वो जो मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि हु डिसाइडेड की, क्योंकि दिस डेटा इज नॉट अ ग्राफिकल फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेनेवर यू आर लेबलिंग द डेटा। आपके पास तो ये होगा ना डेटा जिसके लेबल्स मिसिंग होंगे। तो हाउ यू कैन से दैट कि विच वन इज द सुटेबल और विच वन इज वेयर, कौन सा कहाँ होगा। तो दैट्स वाई अभी तो हम इस मुसीबत से निकलेंगे किसी तरह से, लेकिन वो कहता है कि ये जो आपने इनिशियल सीट सेलेक्ट करनी है, आप इसका हर एक से डिस्टेंस लें, इसका इससे भी डिस्टेंस लें, इससे भी डिस्टेंस लें, इसका भी लें, इसका, और जिस डेटा को जिससे करीब आप पाएंगे आप उस क्लस्टर में इसको रख देंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज वेन एवर यू आर सीइंग द सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में भी लोगों को क्लस्टर किया जाता है, आपके कंप्यूटर्स में भी क्लस्टर किया जाता है, हमारी गैलेक्सी भी क्लस्टर हुई हुई है, और हर चीज़ जो है वो क्लस्टर के बेसिस पे उसको एनालाइज करना आसान होता है। अगर आप मिक्सअप पे करेंगे तो जैसे क्वाइट डिफिकल्ट, इवन कि हम अपने क्लास में भी क्लस्टरिंग कर लेते हैं अपने माइंड में कि भाई हमारे पास 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ वो हैं जो कि वाकई ही मेहनत से पढ़ रहे हैं और सवा फला फला, तो वो बेसिकली क्लस्टरिंग सिमिलर पैटर्न को ही कहा जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम सब एक दूसरे से एक क्लस्टर में डिसाइड हो जाते हैं तो वी आर नॉट स्टॉपिंग ओवर हियर, हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करते बिकॉज दिस इज अ रॉ फॉर्मेट ऑफ द क्लस्टर। के मीन है, के एन एन नहीं है, के मीन। तो ये रॉ फॉर्मेट में एक पहला क्लस्टर बन जाता है। दिस इज नॉट अ बेसिकली फुल एंड फाइनल क्लस्टर। सो वी विल मूव द सीड वैल्यू। क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है ब्लू और रेड, अगर दो क्लस्टर बनाए हैं तो इनका मीन लेते हैं। जब मीन लेते हैं तो यू विल गेट द न्यू मीन और न्यू सेंट्रॉइड। जब वो सेंट्रॉइड मिलता है तो फिर आप उसको नया सेंट्रॉइड सेट करके फिर दोबारा से सारा का सारा काम दोबारा करते हैं। तो आप दिखा देखें, आपका सेंट्रॉइड यहाँ से मीन लेने की बेसिस पे यहाँ पे मूव हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस वजह से जब शिफ्ट हो गया ये, तो आपने इसको अब मीन मान लिया। उसके बाद सारे के सारे डेटा, कोई क्लस्टर नहीं बचा क्योंकि सेंट्रॉइड चेंज हो गया, तो फिर क्लस्टर भी ख़त्म हो गया। फिर आपने उसके बाद दोबारा से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए एंड डू दिस। कब तक करते रहेंगे? इस तरह करते रहेंगे अनटिल अनलेस से देखें आपको लग रहा होगा कि सही क्लस्टर की तरफ आप पहुंच गए हैं। और ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब आपके पास जो सेंट्रॉइड है उसका हर डेटा पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाए तो वो अनचेंज आए। सेंट्रॉइड की वैल्यू या तो अनचेंज आ जाए या फिर इनका डिस्टेंस, जिसको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कहते हैं, SSE, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, अगर बहुत ही मिनिमाइज हो जाए, उसका डिस्टेंस जीरो के अंदर आना शुरू हो जाता है, आप कहेंगे कि अब इसके सीड मूव नहीं करेंगे, यानी जो सेंट्रॉइड पॉइंट है मूव नहीं करेंगे और वो अपनी सही पोजीशन को एक्यूरेट करेंगे। ये तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ना नज़र आने वाले इश्यूज बहुत सारे हैं, वो भी अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। उसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि हाउ यू विल डिसाइड द इनिशियल सीड इज गोइंग द गुड वर्क और इट इज स्टक इन द लोकल मिनिमा, तो वो बातें हमें देखनी है। तो याद रखिएगा कि अभी जब मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाऊँगा तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इशू हमने रेज किया उसको सॉल्व भी कर दिया। कहता है ये वो स्टेप्स हैं जो कि के मीन के अप्लाई किए जाते हैं कि आप सबसे पहले सीड्स देते हैं जिसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, उसका डिस्टेंस लेके उसके बाद सारे उस सेंट्रॉइड के साथ एसोसिएट कर देते हैं, फिर उसके बाद रिकम्प्यूट करते हैं सेंट्रॉइड को और फिर दोबारा से ये काम करना शुरू कर देते हैं जब तक कि आप कन्वर्ज ना कर जाएं। कन्वर्ज करने का मतलब है कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जो है वो मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का मतलब होता है जो करंट सीड हासिल किया है उसका हर डेटा पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, वो प्रीवियस वाले डिस्टेंस से अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ नोटेशंस यूज़ की हैं जाके हमें ये समझ आ जाए कि ये नोटेशंस क्या हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी नोटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपको समझ आ रहा हो कि बात क्या हो रही है, बिकॉज नोटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में फर्निश ऑफ द नोटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन यकीनन अगर आपको यहाँ की नोटेशंस थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं तो यू मे हैंडल योर ओन नोटेशंस, बट द वे ऑफ द सॉल्यूशन शुड नॉट बी चेंज। तो आप कहते हैं कि के मीन एल्गोरिथम आपने अप्लाई करना है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपने क्या क्या चीज़ें एल्गोरिथम को देनी है। एल्गोरिथम की मतलब आपको मतलब इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर से बताया जा रहा है कि एल्गोरिथम मीन द थ्री थिंग्स। नंबर वन इज इनपुट, नंबर टू इज आउटपुट, एंड नंबर थ्री इज मिडिल थिंग इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. So whenever you will apply the k-means algorithm, which is a centroid based algorithm, what inputs you will give to your algorithm. There are two in major inputs. One is called k, number of cluster. How many cluster you wanna make? कितना cluster आप बनाएंगे. Number two, training set. वो training set जो without label होगा वो आप लेके देखें आप x1 का मतलब पहला टपल, x2 सेकेंड टपल एंड xm m टपल. टोटल डेटा की तादाद m है और ये सारा डेटा आपने उसको प्रोवाइड करना है. हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स, देयर इज नो कंसर्न अबाउट द एट्रीब्यूट्स, बस द डेटा इज x1 x2 x3 एंड. तो ये बेसिकली आपके पास इस वक्त ये डेटा है. ये दो चीज़ें आप बताएंगे कि क्लस्टर का मतलब यही है कि आप कितनी सीड्स उसको दे रहे हैं. If you will give the two seeds, it means you are going to make the two cluster. If you are giving to three seeds, it means you are giving to three cluster or something like that. तो ये वो क्लस्टर होंगे. तो ये दो चीज़ें आप प्रोवाइड कर दें तो आपका क्लस्टर बन के आ जाएगा. क्लस्टर से मुराद है लेबलिंग हो जाएगी. वो भी हम देखेंगे कोड में तो लेबलिंग किस तरह की जाती है. इन्होंने बताया कि एक्स आई इज बिलोंग टू आर एन. जो डेटा है वो आर एन रियल नंबर से बिलोंग करता है. इस वक्त आसानी के लिए हमने एक्स नॉट को 1 कंसीडर किया हुआ है. ये तो एक एक्स्ट्रा, वही मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा कन्वेंशन है. तो अभी आप इसको इस पर परेशान ना, बस ये दो चीज़ें आप अपने जहन में रखें कि वी आर प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर एंड द ट्रेनिंग डेटा सेट. ट्रेनिंग नहीं, सॉरी, इज अ डेटा सेट, अनलेबल्ड डेटा सेट. अनलेबल्ड डेटा यानी जिसके लेबल नहीं. ये वो एल्गोरिथम है जो कि रन होगा और इसको आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं. आप कभी भी इस स्टेज पे जब आप 7th सेमेस्टर में हो या 8th सेमेस्टर में हो तो आप ये ना सोचें कि एल्गोरिथम का लिखने का स्टाइल वही होना चाहिए जो इन्होंने लिखा है. यू मे राइट योर ओन एल्गोरिथम, बट तब वही बात के डेस्टिनेशन या आउटपुट चेंज ना हो, आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं. तो इसलिए ये सोचना कि यही एल्गोरिथम मुझे समझ आ जाना चाहिए ज़रूरी नहीं है. आपको एक आइडिया मिल गया है हाउ यू विल मैनेज, तो बस ये आपको सोचना है क्योंकि आपने क्लस्टर मार्क करना. कहता है रेंडमली इनिशलाइज के क्लस्टर सेंट्रॉइड. आपने कहा कि मुझे के क्लस्टर बनाना है तो उसके के सीड्स आप सेलेक्ट कर लेंगे. पहले का नाम mu1 mu2 एंड सो ऑन टू mu k और ऑल ऑफ देम आर बिलोंग टू द रियल नंबर. ठीक है. तो ये आपके पास एन का मतलब होता है एन डायमेंशन. अब आप डायमेंशन पे तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि डायमेंशन एन हो. डायमेंशन कहते हैं कितने एट्रीब्यूट्स हैं. तो इस वक्त हम क्योंकि जेनेरिक बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको एन टाइम्स ले रहे हैं. नाउ यू आर गोइंग टू, ये भी एल्गोरिथम का पार्ट है बिकॉज द सीट और क्लस्टर आपने बताना है कि कौन कौन से होंगे. लेकिन ये एक दफ़ा शुरू में जैसे रूप से बाहर बता देते हैं. उसके बाद रिपीट. अब ये जो रिपीट का वर्ड है इसके अंदर फिर दो फॉर लूप लगे हुए हैं. अब ये दो फॉर लूप किस काम के लिए आप अंदर आए. पहले फॉर लूप में आपने क्या किया, पहले फॉर लूप में आपने ये किया कि 1 to m. अब m आपको बताया जा चुका है. m इज अ नंबर ऑफ डेटा. हाउ मेनी डेटास आर देयर, m डेटास. क्योंकि हमने कहा था कि डेटा की तादाद m है लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स n हैं. वो n इसीलिए rn लिखा जा रहा है. तो बाद का स्टूडेंट्स क्योंकि मैथ्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता तो उसकी नोटेशंस बहुत ज़्यादा डराती हैं. रातों में खौफ आता है. तो अगर हम उसको समझ लें तो फिर हमें नोटेशन से खौफ नहीं आएगा. तो m is number of data and n is number of attributes. अब वो क्या करता है यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ जर्नल बताता हूँ उसके बाद समझाने की भी कोशिश करूँगा. समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने अंदाज में लिख लें. इस वाले पार्ट में वो डिस्टेंस लेगा और हर डेटा को उसके करस्पॉन्डिंग क्लस्टर के साथ जो है वो एसोसिएट कर देगा. यहाँ पे ये काम हो रहा है. अब इस काम को करने के कई तरीके हैं. इन्होंने जिस तरीके से किया इज नॉट एसेंशियल कि यू विल डू सेम. तो ये जो मेथड है यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ये क्या कर रहा है, दोबारा बताता हूँ. यहाँ पे हर डेटा को उसके करस्पॉन्डिंग क्लस्टर के साथ एसोसिएट कर रहा है.
उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है कि जब सारे डेटा अपने अपने सेंट्रॉइड या क्लस्टर में चले गए तो उसके बाद आप उसको री सेंटर्ड करना चाह रहे हैं, यानी उसके बाद एवरेज लेंगे। एक सवाल आया तो मैं ज़रा चेक कर लूँ सवाल क्या है। जी जी, देखें ये अभी हमारा मसला नहीं है, एल्गोरिथम में ये नहीं बताते कि आप डिस्टेंस बेस पे कर रहे हैं, अभी तो हम के मीन का एल्गोरिथम चला रहे हैं। यू कैन डू द डिस्टेंस बेसिस, और अगर आपको डिस्टेंस बेस पे पसंद नहीं है और आप हो सकता है कि ये न्यूमेरिक डेटा ना हो, मिसाल के तौर पे ये जिसका आप क्लस्टरिंग कर रहे हैं वो न्यूमेरिक ना हो, तो अब आप न्यूमेरिक नहीं होगा तो मीन कैसे लेंगे आप, ये बताएं, डिस्टेंस कैसे लेंगे? न्यूमेरिक डेटा, डिस्टेंस तो न्यूमेरिक डेटा का लिया जाता है, तो फिर आपको मजबूरन यहाँ पे कोई और ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा जो न्यूमेरिक हो सकता है। फिर आप कोई और मेथड इस्तेमाल करें जो नॉन न्यूमेरिक, या फिर पहले आप डेटा को क्लीन करके न्यूमेरिक करें। तो अभी इस पर डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी डिबेट ये है कि वी विल फाइंड फॉर एनी वे, किसी भी तरीके से कि कौन किसका, अभी मैं इसके इनर भी जाके समझाऊंगा आपको तो किस क्लस्टर से बिलोंग करता है। जब ये सारे एक दूसरे से बिलोंग हो गए उसके बाद फिर आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि भाई सारे जो सीड्स थे उनका एवरेज ले लीजिए, उस पर मौजूद डेटा का एवरेज ले लीजिए। तो हर एक का एवरेज ले लिया जाएगा, यानी पहले क्लस्टर म्यू के की वैल्यू चल रही है 1 से, तो म्यू वन में जितना डेटा है सबका मीन ले लिया जाएगा। फिर आएगा 2, तो म्यू 2 में जितना डेटा आएगा सबका मीन, और ये करते करते सब, और उसके बाद फिर आप ऊपर चलेंगे। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है जो लिखी होनी चाहिए थे, अंटिल द कन्वर्जेंस, जब तक ये कन्वर्ज नहीं होता, कन्वर्जेंस टेस्ट नहीं होता, आप रिपीट करते रहेंगे ये वाला जो आउटर रिपीट है। जब सारे नए क्लस्टर नए सेंट्रॉइड जनरेट हो जाएंगे फिर आप ऊपर जाएंगे और दोबारा से सबके नए डिस्टेंसेस लेके दोबारा नया क्लस्टर बनाएंगे, फिर मीन आएगा, तब तक करते रहेंगे। यहाँ पे लाइन मिसिंग है, मिसिंग क्या लाइन है, कन्वर्ज अंटिल नो, और आप लिख सकते हैं नो चेंजेस इन सेंट्रॉइड पॉइंट, जब तक करेंगे जब तक के सेंट्रॉइड पॉइंट में चेंज नहीं होता। तो ये वाला काम कैसे हो रहा है जो मैंने कहा था, अभी समझाता हूँ, ये तो समझ में आ गया आपके। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें हो क्या रहा है, इंडेक्स फ्रॉम 1 to k, ये देखें ये 1 to k का जो इंडेक्स है ना ये रहा, ऑफ द क्लस्टर सेंट्रॉइड क्लोजर टू xi, यानी जब आपने डिस्टेंस लिया हर एक के साथ, कोई एक डेटा पिक किया आपने xi यानी x1 पिक किया आपने, x1 का डिस्टेंस इससे भी लिया, इससे भी लिया, इससे भी लिया, सबसे ले लिया, और जो जिससे ये नियरेस्ट हो गया, जिससे भी ये नियरेस्ट चला गया, आपने कहा कि इस क्लस्टर का नाम इसको दे दिया जाए, तो वो क्लस्टर का नाम इसको दे दिया जाता है कि भाई ये डेटा जो है इसके पास होगा। यानी मिसाल के तौर पे गौर सुनिएगा कि C1 क्लस्टर, यानी ये किसको जाएगा, यहाँ पे एक एरे बनाया जाएगा, गौर सुनिएगा, यहाँ पे एक एरे बनाया जाता है जिसमें के एरे होते हैं, तो बता दिया जाता है कि इसको क्या असाइन किया जाएगा, कौन सा डेटा असाइन किया जाएगा। अब बता दें कि भाई इसको असाइनमेंट दी जाएगी, C1 का मतलब है पहला डेटा, C2 का मतलब है दूसरा डेटा, ठीक है, C3 का मतलब है तीसरा डेटा। इसको क्या असाइन, इंडेक्स असाइन हो रहा है 1 से लेकर k तक का इंडेक्स, 1 से लेकर k तक का इंडेक्स। तो वो कहता है कि इस जो C1 है जिसका क्लस्टर हम बना रहे हैं ये किसको असाइन होगा, तो वो बता दिया जाएगा कि 1 को असाइन, जिससे क्लोजर होगा 1 2 3 4 5 जो भी हो उसको ये असाइन कर दिया जाएगा। तो मैं आपको समझाऊं कि होता क्या है, असल में होगा ये कि देखें यहाँ पर आपके पास एक एरे होगा जिसका नाम C of I है, मिसाल C समझ लो जो भी है, और ये बेसिकली यहाँ पर इस तरह से आपको रिजल्ट दिया। अब आप कहते हैं सॉरी C के नाम से ये वाला जो है C1, ये C2, ये C3 और सो ऑन। डेटा कितना है आपके पास, m डेटा है, तो Cn, तो ये जो C है कुछ इस तरह से हैंडल कर रहा है, दिस इज लाइक एन एरे। तो अब आपके पास, मैंने आपसे कहा ना आप जैसे भी हैंडल करें, आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बन चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, तो नॉट बोदर कि आप यही करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ, समझने की कोई बात ही नहीं है, कोई मुश्किल कोई काम ही नहीं है। तो आपने कहा कि C, अभी आप बात कर रहे हैं C1 की, इसका मतलब पहले सेल में यानी पहला x1 जो था, पहला डेटा जो था वो 1 से लेकर k तक में किस क्लस्टर को असाइन हुआ। मिसाल के तौर पर क्लस्टर नंबर 3 को असाइन हुआ, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि C1 यानी पहले डेटा को क्लस्टर नंबर 3 असाइन हो गया। फिर उसके बाद i की वैल्यू 2 आएगी, i की वैल्यू 2 का मतलब है दूसरा डेटा, हो सकता है दूसरे डेटा को वैल्यू जो है वो 10 असाइन हो जाए, मिसाल के तौर पर क्लस्टर नंबर 10।
क्योंकि हमारे पास तो के क्लस्टर है ना, हो सकता है कि के क्लस्टर का मतलब आप 10 क्लस्टर बनाना चाह रहे हो, तो इस तरह से हर डेटा को उसका क्लस्टर हो सकता है कि थर्ड को 5 असाइन हो जाए और 4 को दोबारा 3 असाइन, क्योंकि एक क्लस्टर में कई यानी डिफरेंट डेटा सेम क्लस्टर में आ सकते हैं, तो ये डेटा का इंडेक्स है और ये क्लस्टर नंबर है उसका। तो इस तरह से ये हैंडल कर रहा है। आप इसको इससे आसान तरीका कोई नज़र आता है तो आप उस तरह हैंडल कर लिए, आप बिल्कुल ना सोचें कि ऐसे ही करना है, बस आपने असाइनमेंट करनी है तो असाइनमेंट यहाँ पे होगा। अब वो कन्वर्जेंस के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हाउ यू विल कन्वर्ट योर डेटा, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एसएसई। यहाँ पे डिस्टेंस की बेसिस पे बात कर रहा है कि आप जो है वो बेसिकली देखेंगे क्या डिस्टेंस एक्स से एम, ठीक है, एक्स से एम, यानी जो भी आपका मीन है यहाँ पे लिखा हुआ देखें एम, एम यहाँ पे डेटा, क्योंकि मैंने कहीं और से कट किया ना तो थोड़ा सा मैं उसको मिटा के सही करना भूल गया, कुछ म्यूटेशंस ओवरराइड हो रही है, तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। नीचे दिया हुआ है एम का मतलब है सेंट्रॉइड, यानी जहाँ जो म्यू था ना वो यहाँ पे एम रिप्रेजेंट, एम इज नॉट दैट साइज ऑफ डेटा इस वाली स्लाइड। तो काइंडली इसको आप सही कर लीजिएगा, मुझे सही कर लेना चाहिए था लेकिन मैं शायद भूल गया हूँ। तो एम यहाँ पे सेंट्रॉइड है, तो इसका मतलब है हर डेटा का सेंट्रॉइड निकाला, उसको स्क्वायर किया, ये कहलाता है एसएसई। अगर ये एसएसई चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप कहेंगे कि ये स्टॉप हो जाए, और एसएसई चेंज हो रहा है तो फिर आप दोबारा करो, रिपीट कर दो। तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ योर के मीन। दीज ओवरऑल सिस्टम्स बेसिकली आपके इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, अगर आपको ये नज़र आ रहा है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में तो शायद हो सकता है कि ब्लर हो, क्योंकि थोड़ा सा खुद ही ब्लर है, और शायद ये हमने लास्ट क्लास में भी इसी तरह के जो सवाल किए थे। तो कहता है कि बच्चे आपसे खुद कर लीजिएगा, ये मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा जी, कुछ नॉन सेपरेबल क्लस्टर भी होते हैं, कुछ सेपरेबल क्लस्टर भी होते हैं, जैसे ये वाले क्लस्टर्स हैं तो ये तो सेपरेबल हैं, यानी अलग अलग बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हाइट के बेसिस पे वेट होता है, तो ये एक लीनियरली इंक्रीज कर रहा होता है, ये नॉन लीनियर, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा होता है। इसमें भी क्लस्टर करना होता है, बआसानी क्लस्टर कर सकते हैं, यानी जो पैटर्न स्मॉल वाले का है जहाँ रुकेगा वहाँ तक स्मॉल कहलाएगा, एक क्लस्टर फिर दूसरा, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, इस तरह से भी क्लस्टर बनाए जाते हैं। यानी अगर आप उसको ब्लू को हटा दें तो आपको लगेगा नहीं कि ये 3 डिफरेंट डेटाज हैं, लेकिन यकीनन हाइट के हिसाब से वेट जो है, टी शर्ट की साइजिंग चेंज हो रही है, हाइट बढ़ती जाएगी तो जाहिर है टी शर्ट की साइज डिफरेंट होता जाएगा, तो उसके भी क्लस्टर जो है वो यहाँ पे बनने चाहिए। तो ये जो अब तक की स्लाइड हमने पढ़ी है 25 तक की, यानी 25 नंबर स्लाइड्स जो हम यहाँ पर रोकते हैं, यहाँ पर आपको सेंट्रॉइड बेस मेथड का एक ओवरव्यू दे दिया गया कि सेंट्रॉइड बेस मेथड ऐसे काम करता है। अब इसमें इसके जो कॉस्ट फंक्शन है उसको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। कॉस्ट फंक्शन जैसे पहले हमने पढ़ा, कॉस्ट फंक्शन कहीं पे मिनिमाइज ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है, कहीं मिनिमाइज होता है, कहीं पे मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ पर भी एक कॉस्ट फंक्शन हम जनरेट करेंगे जो कि एसएसई बेसिस पे ही होगा। एसएसई यानी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। लेकिन देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से इस कॉस्ट फंक्शन को जनरेट किया, और वो कॉस्ट फंक्शन हमें बताएगा कि आपने कब रुकना है, कब नहीं रुकना, उसकी मिनिमाइजेशन कैसे होती है। तो एक जर्नल ओवरव्यू देने के बाद आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके जा रहा है, विच इज़ बेसिकली क्लस्टरिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स यू आर मेकिंग अ कॉस्ट फंक्शन फॉर योर क्लस्टरिंग मेथड। अब आप एक क्लस्टरिंग मेथड के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लिखना चाह रहे हैं, जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन के लिए लिखा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए लिखा था, और इस तरह से आप जब इन चीज़ों के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है कॉस्ट फंक्शन लिखने के लिए चाह रहा है। तो अब वो क्या है, अब ये एक नई स्लाइड है, एक नया काम है। अब आप ज़रा देखिए, ताकि इसको सब समझेंगे तो फिर हमें सीट की सिलेक्शन समझना है। तो आप अटेंटिव रहिएगा कि भाई ये हमें समझना है, के मीन्स ये जो नोटेशन है और ये मैथमेटिक्स है, ज़ाहिर है ये आपके लिए इस वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप जिस तरह की नोटेशन अपने तौर पर सेट करना चाहते हैं करें। अच्छा, ये बात तो तय हो गया कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात अगर यहाँ समझाऊँ एक स्लाइड में, कि सपोज करो कि मेरे पास एक डेटा सेट था, मैं समझाता हूँ उसके बाद फिर आगे जाता हूँ। मेरे पास एक डेटा सेट था, ये आपके पास डेटा सेट है, ठीक है, और इस डेटा सेट के बेसिस के ऊपर ये एक डेटा सेट है और एक और इसके साथ पैरेलल जो डेटा है वो ये है, और हम इस पे इसकी क्लस्टरिंग करना चाहते हैं, ठीक।
तो क्लस्टरिंग में डेफिनेटली ये तो हमें इस वक्त तो ब्लू और रेड नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो हमें नज़र नहीं आएगा ये, क्योंकि डेटा तो डेटा है। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया कि इसका एक दो सीट ले लिया। मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता था, हमने एक सीट जो है वो यहाँ ले लिया और एक सीट जो है वो यहाँ। गौर से सुनिए क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ताकि आप कॉस्ट फंक्शन। एक सीट यहाँ, हमने दो क्लस्टर करने हैं और एक सीट यहाँ ले ली, एक सीट, और इसको करने के बाद एक क्लस्टर बना लिया। हो सकता है कि जो क्लस्टर बना हो, मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ, जो क्लस्टर बना हो इस सीट के बेसिस पे फाइनली वो ये बना हो। एक क्लस्टर ये आ जाए, क्योंकि क्लस्टर कोई हमेशा थोड़ी बहुत अच्छा बन सकता है, सॉरी, एक क्लस्टर ये आ जाए और एक क्लस्टर जो है वो ये आ जाए। सपोज करो ये क्लस्टर, दो क्लस्टर बन गए। जब दो क्लस्टर बने तो एक का सीड जो है वो उस वक्त वो यहाँ पे था और एक का सीड जो है वो यहाँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपने दो क्लस्टर बना लिए, बन गया, मतलब सीड जो पहले ग्रीन वाले सेलेक्ट किए थे उसके बेस। अच्छा, जब आप इसका फाइनल, क्योंकि इसने तो फाइनल कर दिया, तो जब आप इसका एसएससी कैलकुलेट करेंगे, एसएससी किसे कहते हैं ये सबको पता होना चाहिए। मैं बार बार बोलूँ और आप बोलें यार पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी, इज एसएससी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, लाइक कि आपका जो सेंट्रॉइड है उसका अपने क्लस्टर में मौजूद डेटा से डिस्टेंस इज कॉल्ड एसएससी। तो यहाँ पे दो एसएससी निकलेंगे, एक एसएससी यहाँ से निकलेगा और एक एसएससी, इनको सम कर लेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा ओवरऑल इस सीट के बेसिस पे एसएससी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अगर आप ये मान लें कि यही अच्छा है, तो मैं आपके साथ ये क्लेम कर सकता हूँ कि हो सकता है प्रोबेबली कि मेरे पास इसी डेटा के लिए, मैं ज़ाहिर डेटा बनाऊंगा तो थोड़ा सा वेरी हो जाए, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि इसी डेटा के लिए जिस डेटा पे अभी आपने काम किया, मैं उसी डेटा की बात कर रहा हूँ। वी आर नॉट वेयरिंग द डेटा, ठीक है। अगर मैं इसी डेटा के ऊपर रहते हुए, सपोज करो ये वही डेटा है जो भी हमने देखा था, और उसी डेटा पे रहते हुए अगर हम यहाँ पर क्या करें कि दोबारा से सीड ले लें और वो सीड रैंडमली डिफरेंट हो, यानी एक सीड जो है वो सपोज करो पहले जो ली थी उसके बरखिलाफ यहाँ पे हो और एक सीड जो है वो यहाँ पे। तो इसके बेसिस के ऊपर अगर हम अच्छा जनाब, तो आपने ग्रीन वाले सीट पहले इसी डेटा पे सीट्स डिफरेंट है क्योंकि सीट रैंडमली पिक की जाती है। अब आपने ये वाले सीट्स पिक कर लिए, इसके बेसिस पे आपका जो क्लस्टर है वो कुछ इस तरह से बन गया बेहतर अंदाज में, ये मैं ऐसे ही समझाने की। और इसमें भी जो इसका फाइनल सीट था जो मूव करते रीएलोकेट करते 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 यहाँ पे आ गया। तो अब आपने इससे भी एसएससी निकाल लिया, ये एसएससी सेकेंड टाइम निकाला। हो सकता है कि ये जो एसएससी निकालें आप, इसकी जो वैल्यू आए वो इस वाले एसएससी से कम आए। तो अब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना कि मैंने दो डिफरेंट सीट्स डिफरेंट जगहों पे पिक की, तो उस पे एक क्लस्टर ये बना एक क्लस्टर ये बना, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, कौन सा एसएससी जो है वो तो आप कहेंगे कि भाई हो सकता है कि ये वाला जो है वो बेहतर ना हो। तो इसमें जो मिनिमम होगा जिसका रिजल्ट एसएससी यानी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, तो जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिनिमम आएगा उसको आप कंसीडर करेंगे। तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम और ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है साइमल्टेनियसली। तो वी आर ऑप्टिमाइजिंग in consideration of the minimize the SSC value for our cost function, सही है। तो हम अपने कॉस्ट फंक्शन को, जो हम कॉस्ट फंक्शन अभी बनाया नहीं, मैंने बनाने जा रहे हैं, अभी तो मैंने आपको डायग्रामेटिक सिखाया है। तो व्हाट कॉस्ट फंक्शन बेसिकली वी आर गोइंग टू पिक, जो भी हम बनाने जा रहे हैं, वी आर ऑप्टिमाइज दैट फंक्शन इन टर्म ऑफ द मिनिमाइजेशन। तो जो अब सवाल ये है कि भाई सर ये बताएं कि हम कितने लेंगे, इस तरह के कितने हम ये कर सकें। जाहिर सी बात है, तो ये तो हमें नहीं पता। यहाँ पर कोई इस तरह का ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये कन्वर्ज होता रहेगा और यहाँ पे आकर रुक जाएगा, बल्कि ये लोग कहते हैं कि आप रैंडमली कम से कम 100 पिक करें और 100 दफ़ा इसको चलाएं
100 दफ़ा चलाने के बाद जो है वो उनमें से जो सबसे मिनिमम अच्छा तरीका तो ये नहीं है, रिसर्च के लिए ओपन है ये एरिया कि you have to basically apply some sort of the gradient descent type of the formula which always converge of the your result। लेकिन यह ऐसा नहीं, आप पहला सीड लेंगे, दूसरा सीड लेंगे, तीसरा सीड लेंगे, हो सकता है तीसरे वाले का रिजल्ट पहले वाले से कम आए और चौथे वाले का ज़्यादा आ जाए, प्रॉब्लली ये है ऐसा। तो इस किस्म की पॉसिबिलिटी में तो आप रैंडम चल रहे हैं ना, तो अच्छा एरिया है रिसर्च का। मैथमेटिकली क्या आप इसको कोई ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले में एडजस्ट कर लें, खैर अभी नहीं है, आगे लिखा हुआ आ जाएगा कि एटलीस्ट 100 दफ़ा चलाएं इसको, उसमें से जो सबसे मिनिमम हो वो सबसे बेस्ट होगा। तो अब ये समझ में आ गया कॉस्ट फंक्शन का मकसद, जो यहाँ पे इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का है वो मैंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक समझा दी। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो ज़ाहिर आपको कंफ्यूज करेंगी और वो आपको समझना है। तो ये सारा काम वही हो रहा है। ये देखें कि आपने कहा कि सी आई इंडेक्स ऑफ द क्लस्टर, ये जो अभी हमने लिखा था कि इसके पास हर डेटा का पास अपना इंडेक्स है। क्लस्टर सेंट्रॉइड ये है, क्लस्टर सेंट्रॉइड द क्लस्टर टू विच एग्जांपल एक्स आई हैज बीन असाइन। यानी अगर एक्स सी म्यू सी ऑफ वन म्यू सी, अब ये बता रहा है कि आपको कौन सा क्लस्टर जो है वो यहाँ पे असाइन किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा उन्होंने, एक्स आई और म्यू सी आई, यानी उसी के अपने क्लस्टर से उसका डिस्टेंस निकालना। ये बात बस इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि आपके पास अगर डेटा नंबर 1 है और उसका जो क्लस्टर था, तो आपने डिस्टेंस उसी क्लस्टर से निकालना, किसी दूसरे वाले से नहीं निकालना। तो इसलिए बस उन्होंने यहाँ पे इस तरह लिखा है। आपको कोई आसान नोटेशन नज़र आती है आप वो यूज़ कर लें, बस हमने जो ग्राफिकली समझा उसको देखते हुए इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि डबल साइन जो होता है इसको हम अपने मैथमेटिक्स में नॉर्म कहते हैं, और नॉर्म का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना, जिसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं। तो नॉर्मली हम इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस कह रहे हैं। अगर इन्होंने तो बड़ी एहतियात के तौर पर लिखा है, लेकिन अगर मैं नॉर्म के साथ स्क्वायर ना लगाऊं तो ये स्क्वायर इसके अंदर शामिल होता है। तो आपने इनको डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाल के आपने स्क्वायर किया उसका, और इस तरह ये सम करते गए और जितना भी रिजल्ट आया उसका मीन ले लिया। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो डेटा असाइन हुए थे जिन क्लस्टर को, वो डेटा और उनके करस्पॉन्डिंग सीट्स यानी सेंट्रॉइड, इनका डिस्टेंस निकाल लो, सम कर लो। अच्छा ये जो है ना, मेरे बात जहन में रखिएगा कि ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये डिस्टेंसेस सम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्लस्टर में मौजूद सारे डेटा का समीशन प्लस दूसरे सेंट्रॉइड क्लस्टर में मौजूद सारे डेटा का सम, और इस तरह से उनका डिफरेंस जो लेते जाएंगे वो मीन निकलेगा इसका। तो वो निकालने के बाद आपने कहा जो मिनिमम होगा वो हम निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये बात हमारे अगर समझ आ गई है और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सुन रहे हैं इसको, तो वो कहता है कि ये जब हमने कर लिया तो आपको अब वो एक इशू बताने जा रहा है जिसमें इसकी अहमियत उजागर करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्लाइड में लिखा था, कहता है सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जो सवाल है मैं पूछ लेता हूँ, सर टपल्स वाइज वर्किंग करें जी, टपल्स वाइज वर्किंग करें, बिल्कुल ऐसा ही। यानी मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से कि बार बार सुनिए, कोशिश कीजिएगा। मैं फिर मैथ्स पे आ जाऊँगा दोबारा उसमें। यानी आप इस बात को जहन में रखिएगा कि आपके पास जो जो क्लस्टर बन गए हैं, 2-3 जो भी हैं, और आपने इसको फाइनल कर दिया है, फाइनल करने के बाद आप इसका कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे जो कि एसएससी है। वो क्या है कि जो इसका सेंट्रॉइड है, जो इसका सेंट्रॉइड है और जो इसका सेंट्रॉइड है, इसके सेंट्रॉइड का इसी के डेटा से डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको एरर कहते हैं। डिस्टेंस मींस एरर। इसी के डेटा का इसके साथ निकालेंगे जो कि एरर कहलाएगा, और इनको आपस में सम अप कर दिया जाएगा और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे वो बता रहा है कि मीन निकाल लेंगे। तो वही यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो है 1 से लेकर m तक सबका डिस्टेंस अपने अपने सेंट्रॉइड से निकालेंगे। जब वो आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ डेटा से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एडिशन, हाँ ये बता दो। देखें आपने कहा ना कि देखिए एहतियात, मुझे सिर्फ इस बात की कंफ्यूजन हो रही है कि आपने सिर्फ एहतियात किस बात से रखनी है, बाकी तो सारे स्टेटमेंट इज नॉट अ डिफिकल्ट आंसर।
जो केयर करनी है वो ये करनी है कि आपके पास एक क्लस्टर ये, एक क्लस्टर ये, एक क्लस्टर ये, ठीक, 3 क्लस्टर्स आपके पास हैं। हर क्लस्टर का अपना सीड होगा यानी सेंट्रॉइड होगा, ये होगा सेंट्रॉइड, ठीक, ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड। मैथमेटिक्स के बेसिस के ऊपर, यानी जो आप मैथमेटिक्स लगा रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर ये सेंट्रॉइड है। इस वक्त इसकी तादाद 3 है, इसकी तादाद 3 है। और ये जो x है ये सारा डेटा है जो इसमें भी मौजूद है, और इस डॉट डॉट लगाया तो इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अब ज़रा गौर सुनना कर क्या रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक डेटा ये पिक किया, ये डेटा जो पिक किया है तो आप इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट का मतलब इसका डिस्टिंग यानी सब्ट्रैक्शन। तो आप कहेंगे भाई मैं किसी से भी करूँ, नहीं, वो कह रहा है ये डेटा आप जो उठा रहे हैं इसका जो भी सीक्वेंस नंबर होगा, डेटा सेट के अंदर कोई सीक्वेंस नंबर होगा ना, इसका हो सकता है इसका 5वां सीक्वेंस नंबर हो, तो आप कहेंगे इसको हम म्यू का जो आपने रिजल्ट बनाया हुआ है उसके 5वें नंबर सेंट्रॉइड से आप इसको, यानी 5वें नंबर, सॉरी मैं 5वें नंबर सेंट्रॉइड गलत कह गया, यानी 5वें नंबर के इसको कैसे पढ़ेंगे, 5वें नंबर के डेटा का जो सेंट्रॉइड होगा उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट को आप यहाँ, मिसाल के तौर पे सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0.3 आ गया, तो आप कहेंगे 0.3 आ गया अपने ही डेटा से सब्ट्रैक्ट करने पे। फिर आपने दूसरा डेटा उठाया, क्योंकि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपने टेबुलेटेड डेटा से उठा रहे होंगे ना, तो आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि आप किस सेंट्रॉइड का डेटा उठा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने हो सकता है अचानक से ये वाला डेटा पिक कर लिया। जब ये डेटा पिक करेंगे तो इसका आप अपने सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे सम अप कर लेंगे, हो सकता है 1.1 आ जाए, और इस तरह ये करते रहेंगे mth टाइम तक। जब ये mth टाइम तक करके सम निकाल लेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे m से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा m था तो m से डिवाइड करके मीन निकालेंगे। दिस इज अ वे टू सॉल्व। हाँ हाँ करवाएंगे सब। अभी तो हमने ये सवाल शुरू किया है ना, पहले हम इसके एल्गोरिथम, कॉस्ट फंक्शन, प्रॉब्लम समझ जाएं, फिर लास्ट स्लाइड में इसकी क्वेश्चन और उसके बाद इसका कोड, वो सब करेंगे अब इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट फंक्शन। तो क्या नाम आया इसका कॉस्ट फंक्शन का, C1 से लेकर Cm तक, μ1 से लेकर μ1 तक जो इसके कॉस्ट फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो हमें मिनिमाइज करने हैं। अब इसके इश्यूज, कॉस्ट फंक्शन का फ़ायदा ये है भाई कि आप कहते हैं कि मेरे पास ये डेटा था ब्लू, रेड और ग्रीन, आपने बहुत अच्छा सीड सेलेक्ट कर लिया तो आपके ये 3 क्लस्टर बन गए, ठीक है, आपने कहा वेल बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर किसी ने गलती से ये ऐसे सीड सेलेक्ट कर लिए कि क्लस्टर कुछ इस तरह बन गए, एक ये बन गया और दो जो हैं वो एक ही क्लस्टर के अंदर दो बन गए, यानी ये एक क्लस्टर था ग्रीन वाला अलग, लेकिन कुछ सीड की सिलेक्शन की वजह से ये दो डेटा इसमें आ गया और ये इसमें आ गया। ये जो क्लस्टर बने हैं ये बिल्कुल गलत बने, लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रहा होगा ना कि ये ठीक नहीं बने। हमने सीड सेलेक्ट किया, क्लस्टर बनाया, निकले और फारे, हमने कहा भाई हो गया, भाई हमारा क्लस्टर बन गया। तो दिस इज नॉट अ बेसिकली जस्टिफिकेशन कि यू हैव गॉट द बेस्ट क्लस्टर, you need to justify. So we will check our SSC cost function, इसका हम cost function कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये पहला ही है तो इसका कोई ना कोई SSC यानी cost function आ जाएगा, इसका कोई ना कोई cost function कैलकुलेट हो जाएगा। आप कहेंगे cost function आ गया, ठीक है, cost function जनरेट होगा। अच्छा 1 मिनट रह गया, तो हम यहाँ पर इस वक्त ब्रेक ले लेंगे 7:15 बजे तक, ताकि आगे ब्रेक कम कर लें हम इसको, ताकि नमाज पढ़ लें और दोबारा से रिकनेक्ट उसी वक्त करें जब ये नमाज का टाइम है 7:15 पे। आगे 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने। ये आ गया